हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लेक्चर में। बच्चों, इस लेक्चर से पहले हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट 1 निकाला था और उसमें कहा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज हम बर्नौलीज थ्योरम में करने वाले हैं, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में। देखो, क्लास 11th का ये बहुत ही मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। इसका प्रूफ मोस्टली पूछा जाता है कि प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो किसी ना किसी तरीके से ये 3 to 5 मार्क्स आपके बर्नौलीज थ्योरम के बीच में से कहीं ना कहीं से किसी भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में या इसके प्रूफ के फॉर्म में आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसकी एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑल्दो उसकी अब सिर्फ सिंपल एप्लीकेशन सीबीएसई ने सिलेबस में रखी है, जो डेरिवेशंस के साथ एप्लीकेशंस आती थी वो अब सिलेबस में नहीं रही है। तो आइए पहले देखते हैं कि क्या होती है बर्नौलीज थ्योरम और कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इसमें हम यूज किया जाता है। तो अगर पहले आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पार्ट 1 देखकर आइएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा। चलो बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की। तो बर्नौलीज थ्योरम ने कहा था, इफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड दैट इज नॉन विस्कस एंड द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन्ड, एक ऐसा फ्लो अगर लिक्विड का हो रहा है जो स्ट्रीमलाइन्ड है और जो लिक्विड है वो नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, तो क्या होता है कि द total energy, that is pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant। इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट आता है अगर आप उस फ्लो में किसी भी पॉइंट पर देखें। जैसे कि आपने मैकेनिकल एनर्जी का प्रूव किया था, जब आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया था तो आपने प्रूव किया था हर एक पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। तो कुछ यही आपकी बर्नौलीज थ्योरम है। लिक्विड के फ्लो में 3 तरह की एनर्जी लगेंगी, दैट इज प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इन तीनों एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम का सम हमेशा आपका किसी भी पॉइंट पर आप देख लें वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और बेटा प्रेशर एनर्जी अगर हम पहले बात कर लें कि पर यूनिट वॉल्यूम में एनर्जीज होंगी कितनी, आइए तो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल किसी भी फ्लो में, किसी भी फ्लूइड के फ्लो में उसकी वेलोसिटी v है और m मास है, तो ये हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम ये आपकी v वेलोसिटी है। सो पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको करना है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चलो हम VOL लिख लेते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट, ठीक है। सो इधर भी वॉल्यूम और वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास जो क्वांटिटी बन के आई वो है ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बट देखिए इसका एक्सप्रेशन आपको कैसे लिख सकते हैं, हाफ मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी। सो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, जिसको आप रो लिख सकते हो हाफ रो v²। तो ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो v², ठीक है। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात करें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होती है, mgh पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड, m अगेन मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा रो जी एच। काइनेटिक एनर्जी हाफ रो v² एंड पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बात करें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारा प्रेशर ही रहता है। प्रेशर एनर्जी अगर हम बात करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो आपका P के इक्वल ही निकल के आता है। चलो देख लेते हैं सिंपल से डायमेंशन के उस रूल से कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्या होती है, व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर किसके इक्वल होता है, प्रेशर इज, बात करें अगर हम प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका प्रेशर हो गया। प्रेशर एनर्जी निकालनी है आपको, व्हाट इज प्रेशर एनर्जी अगर हम बात करें, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू किसी भी तरह की एनर्जी है तो आप उसको वर्क डन भी लिख सकते हो, एनर्जी मतलब वर्क डन भी होता है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली फोर्स, यहां से अगर हम प्रेशर के टर्म्स में फोर्स निकालना चाहें, क्योंकि हम प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगी। ये फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो प्रेशर एनर्जी अगर हमें निकालनी है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो फोर्स कितनी है, प्रेशर वाली जो फोर्स लेनी है P इंटू ए एंड इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो आपका dx हुआ, जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट लिया। तो प्रेशर एनर्जी हो गई प्रेशर A डॉट dx बेटा, और A डॉट dx मतलब एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी कितनी हो जाती है, बेसिकली प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए वो चाहिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी कितनी हो जाएगी, PE बाई वी इज इक्वल्स टू PV बाई वी। तो आपने देखा यहां से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम V से V कट जाएगा, आपका प्रेशर के इक्वल ही आ जाती है। सो आपको जो बर्नौलीज थ्योरम है उसका स्टेटमेंट अगर हम सम अप करें, जो मैंने अभी बोला, दैट इज फॉर अ फ्लो ऑफ लिक्विड दैट इज स्ट्रीमलाइन, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, तो उसके लिए हर एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ये हर एक पॉइंट पर आपके फ्लो पर, आप पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो इन तीनों एनर्जीज का सम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बेसिकली आपको प्रूव क्या करना होगा इस एक्सप्रेशन में, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या एक्सप्रेशन निकाला था, हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हमने क्या निकाला था, दैट इज रो जी एच एंड इट इज ओनली प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें कांस्टेंट प्रूव करना है हमारी बर्नौलीज थ्योरम के प्रूफ में। तो चलिए बेटा देखो, प्रेशर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी लेना है, तो जब हम फ्लो दिखाएंगे उसमें हाइट का डिफरेंस दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक पाइप है, ठीक है, मान लीजिए इसका वन एंड H1 हाइट पर है और दूसरा एंड H2 हाइट पर है, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो तभी आप शो कर सकते हो अगर डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स हो, ठीक है। आपको पता है mgh इज द पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स होंगी तभी आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी में शो कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा फ्लो लिया, मान लीजिए यहां से आपका वाटर एंटर कर रहा है और यहां से आपका वाटर एग्जिट कर रहा है, कोई भी लिक्विड या वाटर हम बोल लें, यहां से एंटर कर रहा है और यहां से एग्जिट कर रहा है। पाइप के हमने अलग अलग डायमेंशंस भी ली हैं। मान लीजिए यहाँ पर जब वो एंटर कर रहा था तो v1 वेलोसिटी से एंटर किया, a1 इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसका, इस एंड पर a2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और इस एंड पर जो वेलोसिटी हो जाएगी मान लीजिए वो v2 हो जाएगी। वेलोसिटी हमने डिफरेंट इसीलिए क्योंकि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी डिफरेंट रखा है, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, तो इसलिए वेलोसिटीज का भी डिफरेंस आएगा बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका डिफरेंट है, ठीक है। दो पाइप, आपका एक पाइप है जो डिफरेंट हाइट्स पर है, अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दोनों ही एंड पर। तो यहां से मान लीजिए वेलोसिटी v1 से, जो लिक्विड की वेलोसिटी है वो v1 से एंटर कर रही है और जो निकल रही है तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी। तो यहीं से हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी यूज आएगा। तो आपने ऐसा कुछ सेटअप बना लिया, ठीक है। तो मान लीजिए जिस वो लिक्विड को आप एंटर करा रहे हो तो एंटरिंग के टाइम ये P1 प्रेशर से एंटर हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है P1। एग्जिट के टाइम मान लीजिए यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका P2, ठीक है। जब वाटर एंटर कर रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है, इट इज एंटरिंग एंड इट इज लीविंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ये वर्क डन कर रहा होगा एंटर होने के लिए और यहाँ पर भी कुछ वर्क डन कर रहा होगा एग्जिट होने के लिए। आप बात समझे, यहां से वर्क डन किया होगा इसने एंटरिंग के लिए, यहां से एंटर होने के लिए और यहां से एग्जिट होने के लिए वर्क डन कर रहा है। तो ये दोनों ही वर्क डन का साइन आपको अपोजिट लेना है। एंटरिंग का वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो एग्जिट का वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटर कर रहा है और ये अगेंस्ट द फोर्स उसके एग्जिट कर रहा है। तो मान लीजिए, चलिए अब हम इसमें हमें बेसिकली करना क्या है, हम नेट वर्क डन निकालेंगे। मतलब जब लिक्विड आपका एंटर कर रहा है और जो एग्जिट कर रहा है, एंटर करते हुए वर्क डन किया, एग्जिट कर खुद कर रहा है, तो इस वर्क हमें नेट वर्क डन निकालना है बेसिकली कि लिक्विड ने कितना वर्क डन किया फॉर द फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एंटरिंग के टाइम एंड एग्जिट के टाइम आप वर्क डन निकाल लोगे, ठीक है। फिर इस वर्क डन बेसिकली आपको पता है कि आप जो जितना भी वर्क डन देते हो किसी बॉडी में, जितना भी नेट वर्क डन होता है वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी में
जितना उसके एनर्जी में चेंज आया, मान लीजिए इसके पास कुछ एनर्जी थी, ठीक है, इस सिस्टम की जो एनर्जी में चेंज आया वो आपने जो वर्क डन किया उसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू नेट चेंज इन एनर्जी। सिस्टम की एनर्जी जितनी भी चेंज हुई है वर्क डन की वजह से ही तो हुई है, आपने जो वर्क डन किया इट विल स्टोर एज अ एनर्जी, तो एनर्जी के फॉर्म में वो मिलेगा, आपको पता है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जितना भी आप वर्क डन करके सिस्टम की जितनी भी एनर्जी चेंज होगी बोथ विल बी इक्वल। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू नेट चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन क्या काम कहाँ कैसे जाएगा, या तो कहीं ना कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी, कहीं ना कहीं उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी, तो नेट एनर्जी में सिस्टम में वर्क डन क्या है तो चेंज आएगा। अगर आपका सिस्टम कैसा होता, बिल्कुल आइसोलेटेड सिस्टम होता, कोई वर्क डन आपने नहीं किया तो एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, बट वर्क डन अगर आप एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो तो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी के सिस्टम की एनर्जी को वो चेंज कर रहा है, तो पहले हम वर्क डन निकालेंगे जिसको हम इक्वल रखेंगे नेट चेंज इन एनर्जी। तो आइए पहले निकालने के दोनों ही एंड पर जो वर्क डन किया गया है व्हाट इज द नेट वर्क डन। तो बात करें एट, मान लीजिए एक्स वाई इज द पाइप, तो एट एक्स वर्क डन इन एंटरिंग द लिक्विड इनटू द पाइप, तो जो वर्क डन आप एंटर कराते हुए करोगे वो कितना होगा। सो आपको पता है, मान लीजिए इसको वर्क डन आप 1 मान लीजिए, ये W1 कितना होगा जो एंटर करा रहे हैं आप, यहाँ पर P1 प्रेशर है, ठीक है, यहाँ पर P1 प्रेशर है। आपको पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर के टर्म्स में अगर हम बात करें, क्योंकि जो ये वर्क डन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लिक्विड जो आपका प्रेशर डाल रहा है उसके फॉर्म में हो रहा है, तो वर्क डन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितनी होती है आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स कितनी लगेगी, प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर कितना लगा उस साइड P1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A1। एंड अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब देखो इधर हमें एक जो चीज करनी है, ये कितना डिस्प्लेस हो रहा होगा वाटर, अगर हम बात करें वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब पर सेकेंड पे हम यहाँ बात कर रहे हैं, दैट इज वर्क डन पर सेकेंड। जो लिक्विड एंटर कर रहा है वो वर्क डन पर सेकेंड कितना कर रहा है, तो बेसिकली ये जो आपका वर्क डन है वो पर सेकेंड पर है, ठीक है। तो एट एक्स वर्क डन पर सेकेंड पर हम सब यहाँ पे करने वाले हैं वर्क डन पर सेकेंड। अब आपको पता है अगर यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी हमने v1 ली है, ठीक है, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उस एंड पर उसकी वेलोसिटी v1 है और टाइम हमने 1 सेकेंड लिया है, तो उतने में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, अगर कोई किसी लिक्विड की उस पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है तो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज v1 इंटू टाइम, मतलब v1 इंटू 1 सेकेंड। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपका, कम्स आउट टू बी v1। तो यहां पर जो वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया जो आप एंटर करा रहे हो लिक्विड को, दैट इज P1 A1 V1, ठीक है। अब यहां से लिक्विड आपका एंटर हो रहा है, यहां से आपका एग्जिट हो रहा है, तो व्हाट इज W2, एंड W2 इज अगेंस्ट, ठीक है, वहां से एंटर कर रहा है, यहां से एग्जिट कर रहा है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, वर्क डन कैसा हो रहा है आपका, अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है इस एंड पर, वहां से एंटर यहां से एग्जिट, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, तो आपका W2 कैसा आने वाला है, आपका W2 हमारा हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। तो क्या आप कितना आ जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें, सो P2 आपका आ जाएगा माइनस P2 अगेन फोर्स इनटू एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस एंड का कितना है A2, और उसी लॉजिक से 1 सेकेंड पर बात करेंगे तो P2 A2 एंड V2। तो ये तो हो गया आपका वर्क डन बाय एंटरिंग एंड वर्क डन बाय एग्जिट, ठीक है। और आपको निकालना होता है नेट वर्क डन, हमें नेट वर्क डन चाहिए कि भैया नेट वर्क डन कितना किया इस लिक्विड के फ्लो ने, उसी को तो हम चेंज इन एनर्जी रखेंगे कि सिस्टम की एनर्जी कितनी चेंज की इस वर्क डन ने। तो व्हाट इज नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन इज W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2, और ये है कितना P1 A1 V1 माइनस P2 A2 एंड V2। बेटा ये माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि वहां से आप एंटर करा रहे हो और यहां से वो एग्जिट हो रहा है, दोनों का अपोजिट काम है, ठीक है। सो देखो अब एक चीज यहाँ पे देखना आप, P1
एंड P2, A1 V1 एंड A2 V2। अब A1 V1 और A2 V2 को बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने वहां पे आप पुरानी वीडियो में देखोगे। सो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू आपका M T रो के इक्वल आया था, ठीक है। दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, T इज द टाइम, M इज द मास। तो ये एक्सप्रेशन आया था आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का कि A1 V1 A2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, एम टी बाय रो। यहाँ पर हम पर सेकंड पर सारा काम कर रहे हैं, तो ये t की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी t की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी, तो m बाय रो। तो आप A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 को क्या लिख सकते हो, m बाय रो लिख सकते हो, ठीक है। जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा वो प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 को जाकर देख सकता है। सो A1 V1 एंड A2 V2 दोनों इक्वल हैं, कॉमन लेके इनकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, m बाय रो। तो आपका जो नेट वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा m बाय रो एंड P1 माइनस P2। बेसिकली ये हमें निकालना था, दैट इज वर्क डन, ठीक है। ये आपने वर्क डन किया लिक्विड को एक एंड से दूसरे एंड में फ्लो कराने के लिए, ठीक है। m बाय रो, m इज द मास, कितना लिक्विड का फ्लो है, रो इज द डेंसिटी, P1 इज द प्रेशर एट x एंड एंड P2 इज द प्रेशर एट y एंड, ठीक है। सो m बाय रो P1 माइनस P2, ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। कुछ नहीं किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज किया, वर्क डन एट दिस एंड, वर्क डन एट सेकेंड एंड। चलिए अब आप आ जाइए एनर्जीज पर। देखो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड की यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये वाटर यहाँ पर आया, ये लिक्विड यहाँ पर आया, तो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी हुई होगी। तो इस इतने आप पोर्शन देखो, जो थोड़ा एक वॉल्यूम को चेक करो, जब वाटर यहाँ से लिक्विड, या वाटर कुछ ही बोल लीजिए आप, लिक्विड यहाँ से एंटर किया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक छोटा सा वॉल्यूमेट्रिक आप इमेजिन करो, ठीक है। मान लीजिए ये इतनी वॉल्यूम आपकी यहाँ से पहले यहाँ पर थी और फिर वो यहाँ पर एंटर करी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 थी और यहाँ पर उसी लिक्विड की वेलोसिटी v2 है। तो उतने वॉल्यूम की आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई ना, काइनेटिक एनर्जी चेंज। और देखो पहले ये लिक्विड कॉलम h1 हाइट पर था, फिर ये लिक्विड कॉलम आपका h2 हाइट पर आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई। सो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है फ्लो के टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है जब फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों ही एनर्जीज जो चेंज हो रही हैं हमें किसके इक्वल रखनी है, मतलब नेट निकालनी होगी आपको, नेट एनर्जी चेंज, और उसको आपको नेट वर्क डन के इक्वल रखना है। तो आप पहले निकाल लो कि दोनों एंड पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, चेंज कैसे आएगा। मान लीजिए यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी वो 300 जूल्स थी, और यहाँ पर वेलोसिटी आपकी v2 है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पर a2 कम है तो v2 ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे अगर 300 है तो यहाँ पर ज्यादा होगी, तो मान लीजिए 400। तो कितने का चेंज आया, यहाँ पर 300 थी, यहाँ पर 400, तो यहाँ से यहाँ आने में उसमें कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया। आपने कैसे निकाला, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x, सॉरी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट y माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x। भी हम चेंज की बात कर रहे हैं। अगर वो लिक्विड्स वहीं पर रहते, नो फ्लो, तो वो हमेशा 300 या हमेशा 400, तो फ्लो कराते हुए वर्क डन भी नहीं करना पड़ता, एनर्जीज आपकी कांस्टेंट रहती। बट आप फ्लो करा रहे हो तो इसी लिक्विड कॉलम आप इमेजिन करो, पहले 300 पे था फिर 400 पर आया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो पहले आप निकालो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाइल फ्लोइंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो कितने का चेंज आया होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट x इज हाफ m, एंड वेलोसिटी वहां पर कितनी है v1 स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट y हाफ m v2 स्क्वायर। तो नेट काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहां पर ज्यादा होगी, हमें पता है कि v2 v1 से बड़ा है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वहां पे एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है। देखिए यहाँ पे a1 बड़ा है आपका, राइट, और यहाँ पे a2 छोटा है, तो यहाँ पे a1 क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो v1 आपका छोटा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर ज्यादा होगी, एट पॉइंट y। सो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। तो हाफ m आप कॉमन ले सकते हो, आपके पास आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आया है फ्लो करते वक्त वो इतना आया है, ठीक है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं।
नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ी है, 100 बढ़ी है, समझना इस बात को। यहां से आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 बढ़ी है, ठीक है। आपको नेट चेंज इन दिखाना है, तो बेटा उस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है। काइनेटिक एनर्जी यहां से आते हुए बढ़ गई, 100 इंक्रीज कर गई, ठीक है। अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का रूल होता, दोनों सेम हाइट पर होते, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों पर सेम होती, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप 0 ले लेते हो और नेट चेंज इन एनर्जी आप 100 ले लेते। बट क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग हाइट्स पर हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज निकालो कि इस एंड से इस एंड आने पर पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया। और आपको हाइट से साफ समझ आ रहा है कि H1 H2 से बड़ा है, तो इस एंड पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और इस एंड पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। सो फॉर एग्जाम्पल हम मान लें कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 100 थी, तो यहाँ पर मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी 50 हो गई, तो क्या हुआ, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। तो आइए पहले पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी। बड़ी कहां पर है, बड़ी में से छोटा माइनस करोगे आप, बड़ी कहां पर है आपकी H1 माइनस H2। तो ये जो आपका 50 का चेंज आया, यहां से एग्जांपल से देखें, जो ये आपका 100 माइनस 50 का जो आपका चेंज आया वो आपके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। हमें वर्क डन, नेट वो आपने कार्य कितना किया, वो एनर्जी में कितना टोटल चेंज आया, उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी 100 बढ़ी है, यहां से यहां तक एनर्जी बढ़ी कितनी है 100, और पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक 50 कम हुई है, तो एक एनर्जी बढ़ी है और एक एनर्जी कम हुई है। तो मुझे अगर नेट बताना है तो कितनी बढ़ी है, मतलब यहां से यहां तक 100 काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, ठीक है, 100 बढ़ गई, पर यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी 50 कम भी हुई है। तो 50 कम हुई और 100 बढ़ी, तो नेट चेंज एनर्जी में कितना आया, दैट इज 50। मतलब नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस नेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये माइनस क्यों है मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 100 यहां पर बढ़ी है, देखिए 300 से 400, तो नेट चेंज इन एनर्जी कितना आया, प्लस का 100, और पोटेंशियल एनर्जी 50 कम हुई है, तो माइनस 50, तो नेट चेंज कितना आया आपका 50। तो यही लॉजिक लगाते हुए जो आपकी बन जाएगी इक्वेशन, इसको आप थर्ड मान लीजिए, तो नेट चेंज इन एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, टोटल चेंज एनर्जी का कितना आया है। सो नेट चेंज इन एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर एग्जैक्ट लिखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो आइए इन दोनों एक्सप्रेशंस को, सो नेट चेंज इन एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज था आपका, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। लेट्स चेक, mg h1 माइनस h2 हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये जो आपका नेट चेंज है, इसको आपको किसके इक्वल रखना है, नेट वर्क डन के, क्योंकि जो आपने कार्य किया है वो एनर्जी के फॉर्म में, जितना चेंज इन एनर्जी होगा वो ही उतना ही नेट वर्क डन होगा। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू, आपका ये एक्सप्रेशन लिखोगे आप चेंज इन एनर्जी, ठीक है, नेट चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वर्क डन आपका कितना आया था, m बाय रो P1 माइनस P2, याद करिए ये एक्सप्रेशन, नेट वर्क डन m बाय रो P1 माइनस P2, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। बस अब आपका यहां से बन जाएगी आपकी जो आपको इक्वेशन चाहिए थी। चलिए थोड़ी सी मैनिपुलेशन करते हैं, चीजों को सॉल्व करते हैं। तो आप देखते रहे यहां से कि आपका m से और m कट हो जाएगा, ठीक है। सारे 1 वाले टर्म्स एक साइड ले आइए और सारे 2 वाले टर्म्स आप एक साइड रखिए, ठीक है। सारा 1 जैसे कि P1 है, V1 है, H1 है, इनको एक साइड ले आइए और सारे 2 वाले टर्म्स को अपोजिट साइड ले जाइए।
और इधर आपका जो ये रो है उसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, ये रो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपका प्रेशर, दैट इज P1। रो उधर चला गया है आपका, यहाँ पर V वाली टर्म नेगेटिव में है, इधर पॉजिटिव में आएगी, सो हाफ ये रो मल्टीप्लाई में हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट। देन यहां से माइनस में H1 है, देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस H1, उधर जाके कैसा आएगा प्लस M रो H1, ठीक है। उधर आपका क्या क्या बचेगा, इधर आपका माइनस में P2 है तो उधर जाएगा प्लस में P2, एंड यहां पर देखिए हाफ रो V2 स्क्वायर पॉजिटिव, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा M रो H2। तो यही मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में एक्सप्रेशन लिखवाया था कि आपको प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो ये देखिए आपका सारा 1 एंड P2 टर्म्स, मतलब किसी दोनों पॉइंट पर आपने देख लिया, दोनों पॉइंट पर ये दोनों सारी क्या है कांस्टेंट है। तो आप इसको लिख सकते हो कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1 हटा सकते हो, एंड M रो H इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। जो बर्नौलीज थ्योरम ने स्टेटमेंट दी थी वो आपका इसने बता दिया है। अच्छा, एक जो मेन चीज जो बर्नौलीज थ्योरम, ये तो एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है, बात समझ आ गई, बट जो इसकी सिंपल एप्लीकेशंस जो जिस चीज पर बेस है, आइए उसको समझते हैं। तो ये हो गया आपका बर्नौलीज का प्रूफ। इन्होंने बेटा कहा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर हम बात करें सेम हाइट पर, अगर हम बात करें सेम हाइट पर, तो बेटा सेम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई H से H आपका कट हो जाएगा, ठीक है। H से H आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। H का मतलब यहां से अगर आप एक्सप्रेशन देखो तो सेम हाइट है तो रो M रो H1 एंड M रो H2 ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो यहां से देखिए आप इसको एक्सप्रेशन को इतना भी लिख सकते हो अगर सेम हाइट पर है, ठीक है। सो प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, अब यहां से अगर आप देखो तो एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर वेलोसिटी बढ़ाऊंगी, अगर मैं किसी पॉइंट पर वेलोसिटी बढ़ाऊंगी तो प्रेशर कम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आना है, कांस्टेंट आना है। अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी को कम करोगे तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली इसने कहा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कि प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। अगर कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, कहीं पर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बेटा इसके हम एप्लीकेशंस करेंगे इन अपकमिंग वीडियो, तो इसकी एप्लीकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशंस इसके ऊपर बेसिस हैं, क्या होता है, तो ये बेसिकली आपको ये आप जो एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हो ये सब यूज करने वाले हो। वो एक्सप्रेशन तो ठीक है, बट जो सिंपल एप्लीकेशंस आपके CBSE में हैं वो इसका यूज करके आने वाली हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो इसकी एप्लीकेशंस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड।